गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे घर पर सुरक्षित होंगे और बेटा अपना कार्य समय पर करते रहना। ठीक है बेटा, आगे का हम पाठ शुरू करते हैं। कल हमने कहाँ पर छोड़ा था कि वो मिलते हैं और निशब्द रहते हैं। निशब्द यानी कि आपस में उनकी कोई बातचीत नहीं होती और वो एक दूसरे को निहारते रहते हैं। अब बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी, तो बेटा इसमें तांतारा और बामीरो है। जो तांतारा है वो पासा गांव का, बामीरो लापाती गांव की है। ठीक है बच्चे? हाँ जी, अब देखिए बेटा इन दोनों गांव की एक ही रीत, इन दोनों गांव की रीत क्या थी कि दोनों अलग अलग गांव के बच्चे विवाह नहीं कर सकते। अलग अलग गांव के युवक युवती विवाह नहीं कर सकते। जो जिस गांव में है वो वहीं की ही लड़की से विवाह करेगा। ये जिस गांव में है वो उसी गांव के लड़के से विवाह करेगा। लेकिन इनकी रूढ़िवादी के कारण इनका जीवन आगे का कैसे चलता है अब देखते हैं। हाँ जी, दोनों रोज उसी जगह पहुंचते, मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। यानी कि वो मूर्ति बने रहते और एक दूसरे को ताकते रहते, यानी कि देखते रहते बिना पलक झपकाए। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा होता जा रहा था। यानी कि अंदर की जो भावना थी वो एक दूसरे के प्रति गहरी होती जा रही थी। लापाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। लापाती जिस गांव की लड़की थी वहाँ के युवकों ने इसको इस गांव में आते जाते देखा और भांप लिया कि जरूर कोई गड़बड़ है। और उन्होंने छुप कर देख लिया और देखा क्या कि बामीरो तांतारा से मिलने के लिए जाती थी। हाँ जी, अब देखो बेटा, बामीरो हाँ जी भांप लिया और खबर हवा की तरह उड़ गई। बामीरो लापाती गांव का था और लापाती गांव की थी और जो तांतारा था वो पासा का था। दोनों का संबंध संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि गांव की रूढ़ी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। एक रीत थी जो आपस में विवाह नहीं कर सकते। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना था। बामीरो और तांतारा को समझाने बुझाने के बहुत प्रयास किए गए। दोनों अडिग रहे, यानी कि डटे रहे। उन्होंने किसी का कहना नहीं माना। वे नियमवत लापाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। बेटा पशु पर्व क्या होता है? गांव में, कई गांव में बेटा अभी भी इस तरह के पशु पर्व होते हैं। पशुओं को लेकर त्योहार मनाए जाते हैं जिसके अंदर बेटा जानवरों को लड़ाया जाता है। पहले समय में बेटा टीवी नहीं होते थे, मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे। मनोरंजन के साधन के लिए उनको क्या करना पड़ता था? जैसे पशु पर्व वो रखते थे, पशु पर्व के दौरान, मेले के दौरान इस प्रकार वो अपना मनोरंजन करते थे। पशु पर्व में क्या होता है कि दो जानवरों की लड़ाई करवाई जाती है। जो उनसा जीत जाता है उसके लिए बेटा फिर उपहार का बंदोबस्त किया जाता है, भोजन का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार की चीजें की जाती थी। और कई बार तो क्या होता था कि पशुओं के साथ व्यक्तियों को भी, जवान व्यक्तियों को भी लड़ाया जाता था। और इस दौरान बेटा उसमें पुरस्कार के लिए भी एक रुपए, पैसे या कोई और चीज रखी जाती थी कि जिससे वो जीत जाएं और उनको प्रोत्साहन मिले और अधिक बेटा उत्सव किए जाएं। इस प्रकार बेटा तरह तरह की चीजों का आयोजन किया जाता था। जैसे मुर्गे लड़वाना, बकरियां लड़वाना, भेड़ लड़वाना, बेटा भैंसे लड़वाना। इस प्रकार से तरह तरह की चीजों का आयोजन किया जाता था। कई बार तलवार प्रतियोगिता भी होती थी,
खेलकूद प्रतियोगिता होती थी, कुश्ती की प्रतियोगिता होती थी। इस प्रकार तरह तरह के खेल आयोजित किए जाते थे और कई बार जानवरों के साथ, कई बार मनुष्य के साथ। इस प्रकार बेटा मनोरंजन के साधन, मनोरंजन का अभाव अधिक था, तो साल में 2-4 प्रतियोगिताएं इस प्रकार की जाती थी, जिससे वहाँ के युवकों के बारे में पता चलता था कि कौन युवक अधिक बलशाली है। ठीक है बेटा। हाँ जी। पशु पर्व में होस्ट पोस्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि पशुओं के साथ व्यक्तियों की, युवकों की भी प्रतियोगिता होती थी और उसमें वो शक्ति परीक्षण किया जाता था। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तांतारा का मन इन कार्यक्रमों में बिल्कुल भी न था। उसकी व्याकुल आंखें बामीरा को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे ही कोई झांकता दिखा, उसने थोड़ा सा और करीब होकर उसको पहचानने की चेष्टा करता और वो पहचानने की चेष्टा करता और जैसे ही उसने चेष्टा की नारियल के पेड़ों के पीछे से, तो वह बामीरो थी, जो भयवश सामने आने से हिचक रही थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था, लोग उसको समझा बुझा रहे थे कि जो तुम ये कर रही हो वो उचित नहीं है, ये गांव की परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन वो भय के कारण, डर के कारण फिर भी वो उससे मिलने के लिए आती है। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। तांतारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगती है। डर के मारे वो रोने लगती है। तांतारा विहल हुआ, यानी कि बेचैन हो जाता है। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन पड़ रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तांतारा किम कर्तव्य मूड हो रहा था, यानी कि वो कोई जवाब देने के लायक नहीं था। बामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पर आ पहुँची और जब माँ वहाँ पर आई तो उसने जब तांतारा को देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पर आ पहुँचे। बामीरो की माँ क्रोध से उफन उठी। उसने तांतारा को तरह तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी तांतारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह तांतारा के लिए असहनीय हो गया। बामीरो अब भी रोए जा रही थी। तांतारा भी गुस्से से भर उठा। उसने जहां विवाह के निषेध परंपरा पर शोम था, यानी कि विवाह की निषेध परंपरा पर बेटा बिल्कुल वो व्याकुल हो उठा कि भाई विवाह तो हो ही नहीं सकता। वही अपनी असहायता पर खिजा और उसको खीज महसूस होने लगी। बामीरो का दुख उसे और अधिक गहरा लगने लगा। उसे मालूम न था कि वह अब कौन सा कदम उठाए या उसे अब और आगे क्या करना चाहिए। अनायास यानी कि अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर जा लगा और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाल ली और कुछ विचार करता, यानी कि कुछ उसके बारे में सोचता, तो उसके दिमाग ने कोई काम नहीं किया और उसने लगातार क्रोध की अग्नि में जलता जा रहा था, बढ़ रहा था। लोग एकदम से सहसा वो सहम उठे थे। वो अचानक से सहम गए थे। एक सन्नाटा सा खिंच गया था।
कि न जाने अब क्रोध में इसने अपनी तलवार खींच डाली है, अब क्या होने वाला है। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने क्रोध को ठंडा करने के लिए उसने क्या किया कि पूरी शक्ति से अपने अंदर भी पूरी शक्ति भरकर उस तलवार को धरती में घोंप दिया। ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था कि अचानक जहाँ तक लकीर खींची थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती के 2 टुकड़े हो गए हों और धरती 2 टुकड़ों में सच में ही विभाजित हो गई। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। लकीर की सीध से धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तांतारा धरती को मानो क्रोध से काटता हुआ जा रहा था। सभी भय से व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी। सभी सिहर उठे, यानी कि सहम उठे थे। उन्होंने देखा कि धरती फटती जा रही है। उधर बामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ती हुई तांतारा उसकी करुण आवाज में डूबती चली जा रही थी। तांतारा दुर्भाग्यवश दूसरे द्वीप पर था और द्वीप के अंतिम छोर तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही वह अंतिम छोर पर पहुंचा तो द्वीप इतनी देर में 2 भागों में बट गया था। एक तरफ तांतारा थी, दूसरी तरफ बामीरो था। तांतारा को जैसे ही होश आया उसने उसकी तरफ का द्वीप धरती में धंसने लग गया था, यानी कि वो समुद्र में धंसने लग गया था। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरी तरफ सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल ही रहा था कि उसके मुख से सिर्फ एक ही ध्वनि निकल रही थी, और वो क्या थी? वो चीख पुकार पड़ रही थी कि बामीरो बामीरो बामीरो। उधर बामीरो भी तांतारा पुकारती जा रही थी। तांतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं था। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, वहाँ पर ही गिरा हुआ था। दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ता हुआ बहता हुआ तांतारा कहाँ पहुँचा कुछ नहीं पता लगा, यानी कि वो पानी के साथ समुद्र में बह गया था, यानी कि वो खत्म हो गया था। इधर बामीरो पागल सी हो उठी। वह हर समय तांतारा को खोजती हुई उसी जगह पर वह पहुंची और वहाँ पर घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और अपने परिवार से विलग हो गई थी, यानी कि अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, किंतु उसका कोई सुराग न लगा। हाँ जी, आज न तांतारा है न बामीरो, किंतु उसकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तांतारा की तलवार में कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लीडिन अंडमान है जो कार निकोबार से 96 यानी कि 96 किलोमीटर दूर है। निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तांतारा बामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। कहने का भाव ये है कि जब तक बलिदान नहीं दिया जाता, जब तक बलिदान आजादी तभी मिलती है
जब तक बलिदान न दिए गए हों। आजादी हमेशा रक्त मांगती है। इसी प्रकार उस गांव में, उन दोनों गांवों में ये रूढ़ियां समाप्त तब हुई जब तांतारा और बामीरों ने अपना बलिदान दिया। ठीक है बेटा, ये बेटा आपकी बेटा स्टोरी थी, पाठ था आपका तांतारा बामीरों का था। ये एक प्रेम कथा थी और इसके जरिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार बेटा रूढ़ियों का अंत हुआ। ठीक है बेटा, हाँ जी ठीक है। अपना दोबारा से एक बार चैप्टर जरूर रीड करना। चैप्टर रीड करने के बाद ही आप लोगों को सारी की सारी कमियां आपकी पूरी हो जाएंगी। जो भी कोई डाउट हो तो बेटा वो क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हैव ए गुड डे।